सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे देखते हैं पहले से, उन्हें मेरे बारे में अच्छे से पता होगा। बाकी जो लोग इस वीडियो को मेरी यूट्यूब के थ्रू फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको सबसे पहले भाई मेरी तरफ से हेलो। बाकी जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो है कि वाई स्टडी इन जर्मनी। आपको जर्मनी ही क्यों आना चाहिए। आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और भी कंट्रीज़ है, बट इनकी जगह आपको जर्मनी क्यों चुनना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखो, आज से 2 साल पहले तक जर्मनी का कोई नाम नहीं था, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के मामले में। वैसे तो जर्मनी बहुत डेवलप्ड है, एडवांस है एज़ कंपेयर करें अगर हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, मगर यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत कम आता था। मगर जब से कोरोना टाइम आया है, कनाडा ने अपनी फ़ाइल बंद कर दी थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी बंद कर दी थी, उस टाइम जर्मनी ने अपनी फ़ाइल्स ओपन की थी और तब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट आने लगा। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आया, उसने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी, सब कुछ यहाँ का सिस्टम देखा, तो उसके बाद, क्योंकि हम ही लोग होते हैं जो आगे इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं कि हाँ यहाँ पे बढ़िया है, आप लोग भी आ जाओ, तो उसके बाद एकदम ऐसा एक बूम आया कि जर्मनी के अंदर इस टाइम इतना स्टूडेंट्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा है। और अभी भी अगर हम बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने उन्होंने बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया अपना वीज़ा इशू करना। यूके की तरफ से भी बहुत लिमिटेड है, अभी भी जर्मनी की तरफ से बहुत स्टूडेंट इंडिया में आ रहा है। अब मेन बात कि जब हम सोचते हैं हमें किसी कंट्री में जाना है, हमारे दिमाग में सबसे मेन चीज़ आती है अफोर्डेबिलिटी, कि अगर मैं वहाँ जाऊँ वो कंट्री में, मतलब इनकम भी मेरी अच्छी होनी चाहिए और मेरे खर्चे भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मेरे खर्चे भी ठीक होने चाहिए। अब ऐसा तो हम माल्टा वगैरह, यूरोप की और भी बहुत कंट्री है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ खर्चे बिल्कुल नहीं होंगे। मगर फिर वही बात आती है कि वहाँ पे आपकी इनकम नहीं है, वहाँ पे आपकी सेविंग्स भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है इसमें हमारे लिए जर्मनी। जर्मनी के अंदर हर एक चीज़ काफ़ी अफोर्डेबल है अगर हम कंपेयर करते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के साथ। तो यहाँ वो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। रेंट भी यहाँ पे वहाँ के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ पे लोग सिटी सेंटर्स के अंदर ही रहते हैं। आपको पता है, जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके में रहते हैं, वो लोग सिटीज़ के अंदर नहीं रहते, वो लोग सिटी से बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं। फिर उन लोगों को 1-1, 2-2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता है। वो लोग ट्रैवल करके कॉलेज आते हैं, जॉब आते हैं, और उनका जॉब का कुछ टाइमिंग है, लेकिन वो सिटी से बाहर रहते हैं, उनका शेड्यूल मैच नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना, 2-2 घंटे पहले उन्हें बस स्टॉप पे खड़े होकर बस लेके उधर आना पड़ता है, क्योंकि बस एक ही टाइम पे आ रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सिटी के अंदर ही रहते हो, तो सब कुछ यहाँ पे, ये चीज़ सबसे मेन प्लस पॉइंट है कि अफोर्डेबल है। ट्रांसपोर्टेशन की आपको दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल, क्यों, आप सिटी के अंदर ही रह रहे हो, आपको सिटी से बाहर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि आपको अफोर्डेबल प्राइस में अकोमोडेशन सिटी के अंदर ही मिल जाती है, तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है, हर टाइम अवेलेबल है, रात में चाहे किसी भी टाइम निकलो, हर टाइम आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी और बहुत अच्छा है। इस टाइम जर्मनी के अंदर एक डॉचलैंड टिकट है जो कि 49 यूरो की है। सिर्फ 49 यूरो में आप पूरा जर्मनी घूम सकते हो, देख सकते हो, तो वो कोई महंगा नहीं है। अगर हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ पे आपको पता है ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स ने कारें रखी हुई हैं, क्योंकि कार के बिना वहाँ लोगों का गुजारा नहीं है, क्यों, वो लोग सिटी के बहुत बाहर रहते हैं, तो उन्हें ट्रैवल करने के लिए कार का यूज़ करना पड़ता है। अगर वो बस पे डिपेंड रहेंगे, बस का एक बहुत टाइम है, किस टाइम आ रही नहीं आ रही, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपनी कार में लगाते हैं, और वैसे ही फिर उनके पास पैसा नहीं बचता, फिर वो उन्हें और दिक्कत फेस करनी पड़ती। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप अंदर ही रहते हो, तो आपको इस चीज़ का इशू, आपको मेन चीज़ फेस नहीं करना पड़ेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसे ही आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो, आप सबको पता है कि जो जर्मनी है वो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो यहाँ पे जॉब्स की कोई कमी नहीं। हाँ, अगर आपके पास लैंग्वेज है, आपको अगर लैंग्वेज आती है, तो आपके लिए जर्मन में लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इजी का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल, बट ये है कि एज़ कम्पेयर जिन लोगों को इंग्लिश आती है, सिर्फ जर्मन नहीं आती, तो उनके मुकाबले आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी। एग्जांपल के लिए कहूँ, आप किसी जॉब के लिए जाते हो, आपका इंटरव्यू है, जॉब कोई पोजीशन खुली है, अगर आपको लैंग्वेज आती है, जिन लोगों को नहीं आती, तो आपका जो एक कंपटीशन है उन लोगों के साथ, वो सीधा कट जाता है। अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनमें से 50 को लैंग्वेज आती, 50 को नहीं आती, तो उन 50 को पहले प्रेफर करेंगे, उनमें से बाद को उन 50 को रेफरेंस दी जाएगी। फिर इन 50 में से सिलेक्शन के हिसाब से प्रोसीजर, जब उन्हें इनमें से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तब वो उन विदाउट इंग्लिश स्पीकर्स की तरफ देखेंगे। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो, बहुत ईजी है। लैंग्वेज सीखने का कोई इतना नुकसान नहीं है कि अगर आप इंडिया से, कुछ लोगों को ये होता है कि इंडिया से हम उन्हें बोलते हैं कि लैंग्वेज सीख कर आएँ, लैंग्वेज सीख कर आएँ, उन्हें डर होता है कि हम लैंग्वेज में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कहीं ऐसा हुआ कि हमारा वीज़ा नहीं आया, तो जो मैंने लैंग्वेज में अपने पैसे लगाए हैं मेरे, वो भी वेस्ट हो जाएंगे। बट आपको पता है कि इंडिया में अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हो, बहुत सारी इंडिया में भी आजकल हर स्कूल के अंदर एज अ 3rd लैंग्वेज जर्मन भी चल रही है। जर्मन, फ्रेंच 2 लैंग्वेज हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इंडिया में भी यूज़ होता है। आपको इंडिया में भी उसके बाद बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हो, आप इस लैंग्वेज में प्रोफेशनल कर लेते हो पूरा,
तो आप उसका भी इंस्टीट्यूट, और बहुत डिमांड है क्योंकि बहुत स्टूडेंट इंडिया से जर्मनी आ रहा है तो उनको सीखने के लिए भी लोग चाहिए, तो आपका वो चीज़ का नुकसान नहीं होगा कि हाँ अगर आपने पैसे उसमें लगाए हैं तो आपका उस चीज़ का लॉस नहीं होने वाला है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, आपका हेल्थ केयर पूरी तरीके से फ्री है, आपको आपका हर महीने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस करता है, उसके थ्रू आपका सब कुछ फ्री होता है, आपको उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। वेदर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे ठंड होती है क्योंकि बेसिकली यूरोप है तो ठंडा होता है, बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती जितनी कनाडा में होती है। कनाडा में आपने देखा है विंटर्स के अंदर पूरी स्नो जम जाती है, सब कुछ पूरा फुल हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, पड़ती है नॉर्मल होती है और गर्मी भी होती है। कनाडा में क्या है, कई सिटीज़ के अंदर ऐसा है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत दिक्कत होती है, काम बिल्कुल ठप हो जाता है कुछ महीने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मेन चीज़ ओपन कल्चर है। जब मैं इंडिया से आया था मुझे एक था थोड़ा कि यहाँ पे जो यहाँ के लोकल पीपल हैं जर्मन, जो नाजीज़ जिन्हें बोलते हैं, कि उनकी तरफ से बड़ा दिक्कत होता है। आउसलैंडर मतलब जो लोग बाहर की तरफ से आए हैं, बाहर की कंट्रीज से आए हैं, उनको थोड़ा दिक्कत फेस करना, रेसिज्म फेस करना। बट यहाँ आया हूँ, मैंने अभी तक कोई भी रेसिज्म अपने साथ फेस नहीं किया ना। मेरे को 3 साल हो गए ना, मैंने कोई सेफ्टी का इशू मैंने यहाँ तक आज कभी फेस किया है कि हाँ मेरे को दिक्कत हुई हो। मैंने रात में ट्रैवल किया है, किसी भी टाइम कभी कोई इशू फेस नहीं किया। मैं क्या, लड़कियों के लिए भी बहुत सेफ़ है, तो सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा है। बाकी कंट्री स्टेबल है, कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम भी स्टेबल है। क्यों, जब हम कोई कंट्री सोचते हैं ये भी दिमाग में होता है कि वहाँ पे हमारा फ्यूचर कैसा है बेसिकली अगर हम वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जो भी लोग जाते हैं उनका मेन होता है हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो जाएंगे। तो जब हम सेटलमेंट का बहुत एक सोचते हैं तो हमें एक दिमाग में वाइडर व्यू लेके चलना पड़ता है कि उस कंट्री में हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो होप करता हूँ कि आपको मतलब काफ़ी मैंने अपनी वीडियो के थ्रू क्लियर किया होगा कि क्या मतलब क्यों आपके लिए बेस्ट है। बाकी डिसीज़न आपके हाथ में है, आप अपने हिसाब से सोचो जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। बाकी एक चीज़ थी, यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में मैं भूल गया था, बट चलो बता देता हूँ, सॉरी फॉर लेट। बट क्योंकि जो यहाँ पे एजुकेशन है वो यहाँ पे पूरी तरीके से फ्री है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हो, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जाता है वो होता है आपका 250 यूरो से लेके 300 यूरो, 350 यूरो के बीच में। और बाकी अगर हम बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो उनकी भी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, 7-8 लाख रुपए, 6 से लेके 8 तक के बीच में उनकी चली जाती है पर ईयर की फ़ीस। अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो स्टूडेंट के ऊपर एक बहुत बर्डन हो जाता है फ़ीस का। उस चक्कर में ना वो पढ़ाई पे फोकस कर पाता है ना काम पे कर पाता है, काम नहीं मिलता तो बहुत टेंशन में आ जाता है। यहाँ पे फीसिस 6-7 लाख भी रुपए कम नहीं होते, बट एज़ कंपेयर करें अगर उनसे तो बहुत बेहतर है। तो काफ़ी अच्छा आपको मतलब एक कंट्री सिस्टम देती है अगर आप यहाँ पे आते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।